नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 1 अरब टन कोयला प्रोडक्शन की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की 1 अरब टन कोयला की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति देश की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि देश के लिए गौरव का क्षण बताया और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के पूर्ण समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना भी की। अब बात करते हैं कि आखिर कोयला क्या होता है। कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली अवसादी चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होता है। कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कोयले में उन पादपों को संग्रहित ऊर्जा होती है जो लाखों वर्ष पहले दलदली वनों में उपस्थित थे। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। कोयले में कार्बन, वाष्पशील पदार्थ, नमी और राख, इसका अधिकतर उपयोग विद्युत उत्पादन और धातु कर्म के लिए किया जाता है। कोयले की भिन्न किस्में के प्रकार और अशुद्धियों की सीमा में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। और बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल इन इंडिया, यानी भारत में कोयले का अगर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो भारत में कोयले का वर्गीकरण 2 श्रेणियों में किया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो 250 मिलियन वर्ष पुराना है और तृतीयक कोयला क्षेत्र जो 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। अब आइए बात करते हैं कि कितने टाइप्स के कोयला होते हैं। देखिए, अगर कोयला की टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो जिसमें पीट, लिंगनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। देखिए, अगर राज्यवार कुल कोयला भंडार की बात करें तो सबसे अधिक कोयला आपके झारखंड में भंडार है। यहाँ अगर बात करें लगभग 83,152 मिलियन टन में होता है झारखंड में। दूसरे स्थान पर ओडिशा राज्य का स्थान आता है। यहाँ पे 79,295 मिलियन टन होता है भंडार। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 57,206 मिलियन टन। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, ये चौथे स्थान पर, यहाँ 31,667 मिलियन टन। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश 27,987 मिलियन टन। और सबसे कम भंडार है अरुणाचल प्रदेश में, लगभग 90 मिलियन टन का भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए, यूपीएससी समय समय पर कोयला के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। वर्ष 2013 में पूछा था यूपीएससी क्वेश्चन ए सीरीज, क्वेश्चन नंबर था 61। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कोयले का एक अभिलक्षण है? पहला है उच्च भस्म अंश, दूसरा है निम्न सल्फर अंश, तीसरा है निम्न भस्म संगलन तापमान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चार्टिंग अ रूट फॉर आयोरा। आयोरा मतलब इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन अंडर इंडियाज चेयरशिप। भारत नवंबर 2025 से आयोरा यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी हिंद महासागर, रिम का मतलब होता है तटीय, कोस्टल, रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा, जिसका उद्देश्य फंडिंग को बढ़ावा देना इस संगठन को और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, समुद्री रूट को विकसित करना। वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण यह क्षेत्र कमजोर यानी कम विकसित और सुरक्षा मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना करता है। ये भारत स्थायी समाधानों और एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी, यानी जो उसका मोदी जी का विजन है, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास प्रदान किया जाए। और इसका नाम सागर का नाम अभी महासागर कर दिया गया। इसकी चर्चा हम लोग पहले अंक में कर चुके हैं, पिछले अंकों में। अगर बात करें, देखिए आयोरा इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी अभी मॉरिशस में यात्रा करके आए हैं, तब भी चर्चा में था आयोरा और पहले भी यूपीएससी 2016-17 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार फिर से पूछ ले आयोरा के ऊपर क्वेश्चन। देखिए, आयोरा वर्ष 1997 में गठित एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य अपने 23 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 23 सदस्य हैं। शुरुआत में कम थे, अभी इनकी संख्या बढ़ गई है, फ्रांस इसमें बना है। 23 सदस्य देशों और 10 डायलॉग पार्टनर यानी संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देता है। आप इनको मैप पे देख सकते हैं, ये सदस्य राष्ट्रों की।
और बात करें कि आयोरा का सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय कहाँ है, ये मॉरिशस में है और इसे एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए गए महासचिव द्वारा संचालित किया जाता है। सदस्य जिन 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उनमें पहला तो यही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा, दूसरा है आपका व्यापार एवं निवेश, तीसरा है मत्स्य प्रबंधन, चौथा है आपदा प्रबंधन, पांचवा है विज्ञान, पांचवा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, छठवां है पर्यटन। अब बात करते हैं कि आखिर आयोरा का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए, आयोरा देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा ताकि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों, विशेष रूप से चोक पॉइंट्स की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इससे भारत को इस क्षेत्र में नौवहन और उड़ान की फ्रीडम यानी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लू इकोनॉमी और समुद्री डकैती से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। आयोरा एक प्रभावी बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है जो अधिक से अधिक वार्ताओं के माध्यम से क्षेत्र की समृद्धि, शांति और विकास के लिए अप्रयुक्त अवसरों को साकार करने में सहायता करता है। बात करें कि वर्तमान में 23 सदस्य कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, यमन है, केन्या है, सेशल्स है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ईरान, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इसमें कुछ और सदस्य राष्ट्र रह गए जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, वो है कोमोरास, फ्रांस, थाईलैंड, तंजानिया। ठीक है, एक दूसरे मैप को दिखाते हैं इससे जुड़े हुए को। आप ये देख सकते हैं, जो ये स्काई ब्लू है ये डायलॉग पार्टनर का है और जो डार्क ब्लू है ये मेंबर स्टेट हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कॉलेजियम फेवर्स ट्रांसफर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज आफ्टर रिपोर्ट ऑफ कैश एट हिज होम। आप देख सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने से करप्शन का आरोप लगा है उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके आवास पर कैश मिलने के बाद वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। कॉलेजियम जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर यानी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर करता है, संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोर्ट रूलिंग के माध्यम से विकसित हुआ है। अगर बात करें कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, जबकि अनुच्छेद 222 के अंतर्गत हाई कोर्ट के जजों की ट्रांसफर कैसे होगा, ये राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्टेशन यानी परामर्श करके किसी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कॉलेजियम को बदलने के लिए वर्ष 2000 में प्रस्तावित एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, जो कि भारतीय संविधान का 99वां संविधान संशोधन था, ये जो रद्द कर दिया गया, को वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित किया था, लेकिन वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडोनेशिया माउंट लेबोटोबी लाकी वोल्केनो इरप्ट्स। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी में पिछले सप्ताह 3 बार विस्फोट हुआ है, जिससे भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि हुई। इंडोनेशिया में 120 से अधिक एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी वाला एक आइलैंड है यहाँ पे, जो रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा भी है, जो अक्सर भूकंपीय घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नजर बना के रखिएगा। साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम हिंदी के साथ। धन्यवाद।